हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको टॉपिक करवा रहे हैं लोरेंज फोर्स। एक बात और बताता हूं कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साइक्लोट्रॉन भी आज की क्लास में होगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ, लोरेंज फोर्स क्या होता है। इसके बाद में हम साइक्लोट्रॉन करेंगे, तो आप लगातार इसको देखते रहिए। लोरेंज फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि होता क्या है इसमें ऐसा। तो लोरेंज फोर्स पे जाए उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं उसमें एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं, चार्ज रेस्ट पे है, तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और चार्ज पार्टिकल F = Q × E से मूव करने लग जाता है। बताया था आपको कि जब कोई चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड इट विल एक्सेलरेट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड वी विल फाइंड एक्सेलरेशन = F/m। और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका QE/m। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि वो एक्सेलरेट करेगा QE/m। दूसरी बात हम बताएं तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एट रेस्ट रखते हैं, चार्ज एट रेस्ट रखते हैं, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा यहां पे वो हो जाएगा 0। समझ रहे हो, रेस्ट के लिए। अगर ये मूविंग में होता तो भी फोर्स क्या हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो बताया गया था F = QVB sin 90, sin 91 हो जाएगा, यानी कि F = QVB फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होगा। ये हमने पढ़ा था। और इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल तक इसमें घूमने लग जाता है, सर्कल में घूमने लग जाता है। ये पढ़ा हुआ है, याद करिए कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में उतारा जाता है परपेंडिकुलरली, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड इट मूव इन द सर्कुलर पाथ। किस पाथ में मूव करने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में। तो अपने को एक बात तो कंफर्म थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कभी भी एक्सेलरेट नहीं करवाता चार्ज पार्टिकल को। क्या नहीं करवाता है, एक्सेलरेट नहीं करवाता, सिर्फ फोर्स देता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल किस में घूम जाता है, सर्कल में। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, अगर इसको सोल्व करें तो V × B, यानी कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी वेक्टर के, और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया था कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी वेक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे एक दूसरे के हैं। ये हमने फाइंड आउट करा। और ये भी हमें पता लग चुका था कि ये चार्ज पार्टिकल को क्या करवाते हैं, सर्कुलर पाथ में ये एक्सेलरेट करवाती है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि एक ऐसा रीजन भी तो आ सकता है, एक ऐसा रीजन भी आए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों हो तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग के लिए हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग से हमने पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवाता है, रेस्ट वाले चार्ज को कभी भी फोर्स नहीं लगाता है, ये हमने पढ़ा था। ये दोनों पे फोर्स लगता है, दोनों को एक्सेलरेट करवा देता है। इसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे, थोड़ी देर बाद में स्पेशल केस पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा। तो आंसर, उस पर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। यानी कि जो नेट फोर्स लगेगा, रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हमेशा याद कर लेना कि दोनों का सम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से मैग्नेटिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का क्या रहेगा, हमेशा सम रहेगा, जो नेट फोर्स निकल के आएगा। और इसी नेट फोर्स को जो दोनों के सम से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा, उसी का नाम क्या है, लोरेंज फोर्स। क्या नाम है, लोरेंज फोर्स। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगाएगा और मैग्नेटिक फोर्स जो दोनों लगाएगा, उन दोनों का सम को ही हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स है। अगर हम इसको बेसिकली निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालू मैं यहाँ पे लोरेंज फोर्स को, तो F = मैं लोरेंज फोर्स ही लिख देता हूं यहाँ पे, लोरेंज। तो आप देखोगे कि F × E, यानी कि फोर्स कितना, Q × E, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड कितना था, QV × B, यानी Q को कॉमन ले लो, यहां से आ गया E वेक्टर प्लस में V × B वेक्टर।
ये हमारा निकल के आया है लोरेंज फोर्स। तो आप यहां से नोट डाउन कर लेना, लोरेंज फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। यानी कि इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये लोरेंज फोर्स है जो दोनों की वजह से लगता है एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप ये उतार लेना फटाफट इसको। अब लोरेंज फोर्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद में अगर हम देखें तो कुछ और इसमें केस पढ़ के देखते हैं क्या होता है, कैसे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो सबसे पहला केस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। लोरेंज फोर्स हो चुका है, सिर्फ एक दो जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाते हैं लोरेंज फोर्स के ऊपर, तो आपसे वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पेपर में वो आप बनाने लग जाओगे। तो केस नंबर 1 हम कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और इसी में एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप देखिए दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। यहां एक चार्ज रखा Q जिसका मास m था और चार्ज लिया रेस्ट पे। तो आपको क्या फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था, फोर्स इज इक्वल टू में इस पे लगा, आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या एक्सपीरियंस हुआ, Q इंटू E आप देख सकते हो। तो यानी कि चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल था, इस डायरेक्शन में ये मूव करने लग जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं यहां पे, मैग्नेटिक फोर्स, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0। अगर यहां से मैं एक्सेलरेटर की बात करूं तो एक्सेलरेटर हो जाएगा F/m यानी कि QE/m। अगर यहां से मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू में t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्लस टाइम। आप देख सकते हो। अब जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई भाई 0, शुरुआत में चार्ज रेस्ट पे था तो 0 हो जाएगा ax इंटू टी। तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ax की वैल्यू हमारे पास ये रही QE/m इंटू टी, ये फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स का तो बता ही दिया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना आएगा 0। ये सारा केस, ये जो सारे केस बताया मैंने मैग्नेटिक फोर्स का तो आपको समझ में आ गया 0 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बता दिया कि फाइनल वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेटर आ गया कि कितना एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल। तो अपने को एक बात कंफर्म हो गई कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं लगेगा। अगर मान लो दूसरा केस है इसी में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इस बार मोशन में है विद वेलोसिटी v0। समझिए कि एक चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v0 मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपका फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, Q इंटू E। एक्सेलरेशन की बात करें तो F/m होता है यानी कि QE/m। वेलोसिटी की बात करें तो U प्लस AT x की डायरेक्शन में। तो Vx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है v0 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक y एक्सिस, तो ये x की डायरेक्शन में जा रहा है तो v0 ले लिया हमने, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ये सारा एक्स एक्सिस के अलोंग निकल के आएगा QE/m इंटू टी। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी इस प्रकार से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी 0 ही होगा भाई। क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स यहां पे भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि जो पैरेलल होता है परपेंडिकुलरली होता है, यानी कि B और B जब परपेंडिकुलरली, जैसे अगर ये चार्ज ऐसे मूव करता है 90 डिग्री पे तो ये फोर्स लगता है, और तब ये लगता है तो किसमें घूम जाता है, सर्कल में। इसी चीज का यूज करके हमने ये तो पता लगा लिया इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। चलो और केस करके देखते हैं इसमें। अगर यहां से हम और केस की डिस्कस करें तो देखिए, ये केस आपके बुक में नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूं मैं। केस नंबर 2 लगा लेते हैं। क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ इस प्रकार से इसमें चार्ज इस बार v0 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। हो क्या रहा है कि जब ये जा रहा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रॉस कर रहा था, इसमें फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। ये चार्ज पार्टिकल है QE, इधर की साइड में जाना चाहेगा। ये एक्सेलरेशन वही हो जाएगा F/m यानी कि QE/m। इस चार्ज पार्टिकल का मास m मान रखा है हमने। एक्सेलरेटर आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेटर हमारे पास आ गया QE/m। ये आप समझ रहे होंगे ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई एम, और फोर्स की वैल्यू हमारे आज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगाता है, क्यू बाई। ये जो हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, आ रही होगी समझ में। अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहिए तो v इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, क्योंकि जो वेलोसिटी जा रही है ये वाली v नोट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये तो y के अलोंग जा रहा था, x के अलोंग 0 हो जाएगी, प्लस में ax कितना है इस डायरेक्शन में, क्यू बाई एम इंटू टी। ये हमारे पास निकल के आ चुकी है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गई है। 0 हटा दो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। वी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई टी बाई एम, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आगे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, फिजिकल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या बताया, ऊपर की तरफ जा रहा है तो 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाता है, आप पढ़ चुके हो, 1 हो जाता है, क्यू वी बी। समझ रहे हो, फोर्स एक्सपीरियंस होगा जब ये ऊपर जाए। किस में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। किस में घूमेगा ये, सर्कुलर पाथ में। यहां से आप समझ रहे हो। इस प्रकार से हमने बहुत सारे केस डिस्कस करे, और इस तरह का कोई क्वेश्चन बने तो आप आराम से बना पाओगे अगर इस तरह की चीजें समझ रहे हो तो। आप लोग मैग्नेटिक फोर्स निकाल दिया हमने इसके ऊपर। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का मेन टॉपिक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 नंबर में आना है। हरियाणा बोर्ड में तो सीधा 5 नंबर में दे देते हैं, सीबीएसई में भी 3 या 4 नंबर आपके फ्री के देखे जाता है अगर ये आता है तो पेपर में। टॉपिक का नाम रहने वाला है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या आता है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो आपके बोर्ड एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में आएगा। भाई लिखवा दे डेफिनेशन, चलो मजाक कर रहे थे तो लिखवाते हैं साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन। साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन तो सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो लिखेंगे साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, या इट इज ए डिवाइस used to accelerate charged particle it is a device used to accelerate charged particle at very high speed या कह सकते वेरी हाई एनर्जी समझ रहे होंगे आप लोग। एनर्जी का मतलब ये होगा कि स्पीड को बढ़ाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ रहे होंगे, लिखना नहीं है आपको, वैसे बता रहा हूं मैं, 1/2 mv का स्क्वायर। वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि इस साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जो एक्सेलरेट करवाएगी चार्ज पार्टिकल को, यानी कि अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं हम लोग, या फिर हम बात करें बीटा पार्टिकल कह सकते हैं, गामा तो न्यूट्रल है वो नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ज्यादातर हम प्रोटॉन को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करवाते हैं। ये आप बेसिकली ये होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा नहीं सकता, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी कमियों के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन की। तो ये चार्ज पार्टिकल होती है जो कि एक्सेलरेट करवाता है हाई स्पीड को, या हाई एनर्जी देने का काम करता है, किनको, इलेक्ट्रॉन को। अब बात आती है कि सर ये इनको हाई स्पीड देते क्यों है, क्वेश्चन ये भी तो बढ़ता है कि सर इनको हाई स्पीड दे क्यों रहे हैं हम लोग, क्या हमें इनको रेस मरवानी है कि भाग मिलकर भाग ओलंपिक में दौड़वाना है इसको, बताओ क्यों देते हैं इसकी स्पीड। तो कारण ये है इसकी स्पीड का, ये जब इतनी एनर्जी आती है किसी इलेक्ट्रॉन को तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आने लग जाता है। तो यहां पे मैं इसका यूजेस लिखना चाहूं, ये सबसे लास्ट में आएगा, मैं वैसे लिखवा रहा हूं कि अगर इसका यूज देखें तो सबसे पहला कारण है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है भाई, टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। दूसरा यूज की बात करें, टू इंसर्ट आयंस इन सॉलिड। देखो ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है साइक्लोट्रॉन। कारण ये है क्योंकि आपने एक एटम देखा होगा, उसमें कितने फोर्स लग रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें सारे घूम रहे हैं, रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स है, तो कुछ धीरे धीरे जाएगा तो काम हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसकी स्पीड बहुत तेज हो ताकि वो फटाफट उसके न्यूक्लियस के अंदर जाके रिएक्शन करवा सके, तो इसलिए हमने कहा न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है और इसीलिए इसको इतनी हाई स्पीड देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। आयन सॉलिड के अंदर अगर आपको आयन सेट करना है तो उसके लिए भी आपको हाई स्पीड चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए आपको। थर्ड नंबर पे इसका यूज की बात करें, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो
एक्टिव डीके। आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ये रेडियो एक्टिव डीके है। क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। बाद में पढ़ लेना, आप लोग पढ़ाएंगे, आपको बाद में आएगा। इनको डीके को स्टार्ट करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया यूज इसका। सिद्धांत क्या रहने वाला है? प्रिंसिपल। इसका सिद्धांत यह है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, उसके बीच में छोड़ दिया जाए। जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हो, और वहां एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लग जाता है। यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है बेटा? तो इसका प्रिंसिपल हो गया कि, और ये किस पे काम करता है? क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी उन दोनों के बीच में काम करेगा। और दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पे होनी चाहिए भाई? 90 डिग्री पे होनी चाहिए। आप हमेशा याद रखना, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। उसके बाद में अब बात करते कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या लेना है? सबसे पहले होलो, लिख देता हूं यहां पे, होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर लेना है। कंटेनर, ठीक है। ये जो आपको लेना है, इनको नॉर्मली डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं, डीज। तो यहां से डीज हमने बना दिया इस प्रकार से। एक डी हो गया, एक डी हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे ठीक है, ये हमने डी बना दी भाई। आप देख पा रहे हो डी आराम से। ये हमने क्या बना दिया कि डी बना दी। ये डी कुछ इस प्रकार से, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो डी कुछ इस प्रकार की है। जैसे ये बुक है, यहां एक डी, इस डी शेप इधर की साइड में है, डी एक इस साइड में, ऐसे रखी हुई है। ऐसे समझिए, इनको सीधी रखी हुई है इस तरीके से, बुक की तरह। इधर हाफ डी, इधर हाफ डी, दो डी है, सेमी सर्कुलर हो गई। नहीं, होलो है। इन दोनों को हमें एसी देना है, एसी से कनेक्ट कर देना, यहां से एसी सप्लाई कर देना है। एसी से देखेगी, एक बार प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद में एक ये वाला प्लस, ये माइनस, यानी कि इनकी पोलरिटी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। जो एसी देना है वो कितना देना है? बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देना है, यानी कि हाई वोल्टेज देना है आपको। हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, यहां पे ये कंस्ट्रक्शन लिख लेना भाई। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 1 लाख से लेकर, हर्ट्ज से लेकर 10 लाख हर्ट्ज तक। क्या बताया? फ्रीक्वेंसी आपको कितनी रखनी है? 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की फ्रीक्वेंसी आप रख सकते हो। हाई वोल्टेज देनी है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई देनी है। उसके बाद में क्या करना है? इनके अक्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड और लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि हमें दोनों साइक्लोट्रॉन में यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना भाई, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहां से एक मैग्नेट लगा दिया इसके नीचे। क्या लगा दिया? एक मैग्नेट लगा दिया। यहां नाम दे दिया मैंने नॉर्थ। आपकी मर्जी है, उसे ऊपर लगा दो नॉर्थ, और मैंने यहां ऊपर लगा दिया साउथ। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता लग गया होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। ये हमने डीज रखी हुई थी यहां पे। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ऐसे जाएगा और ये बाहर निकलेगा, मतलब आउटवर्ड। और आउटवर्ड का सिंबल होगा इसके अंदर से, ये ऐसे डी है, इसके अंदर से बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ। तो आउटवर्ड का सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा। ये कंटेनर सा रख लिया हमने इसके अंदर, ये डी जिसके अंदर सेट कर रखा हमने। इस पूरे में हमने डी डी बना दिया। ठीक है, इसको इससे बाहर निकाल लेना, इसी को समझ रहे हो ना? कंस्ट्रक्शन इसको बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं बाहर, इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकाल देता हूं। ये कंटेनर को यहां ले लेते हैं, होलो को, और ये हमने एसी लगा दिया। कितना बताया? 10,000 वोल्टेज
लगभग कम से कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 1 लाख से 10,000 होनी चाहिए और हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया भाई। देख पा रहे हो आप लोग। और ये हमारी कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल देता हूं, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में हमने यहाँ क्या कर रखा था, मैग्नेट लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे साउथ। तो नो इससे ये ऐसे, तो इसके अंदर से पार हो रहा होगा, तो हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। ये डॉट डॉट क्या दिखा रहा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। डॉट किसको दिखाता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझा, देखो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखा रहा है, देखो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड। अगर मैं इसको आपकी तरफ कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे पलट दूंगा, तो क्या हुआ, बाहर की तरफ तो आया, आपकी तरफ, तो आउटवर्ड। तो ये किसको दिखा रहा है, ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ऐसे, तो इसको मैं आपकी तरफ, अगर इस किताब की तरह करूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा, तो ये आउटवर्ड नहीं आ गया, समझ गए ना। तो आउटवर्ड, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। अब आप देखोगे पूरा सेटअप तैयार है आपका साइक्लोट्रॉन का। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सोर्स लेके आना है जो कि प्लेस करना है बिटवीन, इनको डीज बोलेंगे, इसको D1 बोल देता हूं, इसको D2 बोल देता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा, वर्किंग पे चलते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा भाई वर्किंग में, तो सबसे पहले क्या करना है कि सोर्स इज प्लेस्ड इन बिटवीन द डीज, सोर्स प्लेस्ड बिटवीन 2 डीज, 2 डीज के बीच में हमें क्या करना है, एक सोर्स को प्लेस करा। सोर्स में से क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल निकलता है, सोर्स रिलीज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या लिखोगे, सोर्स रिलीज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, आराम आराम से लिखना, सोर्स रिलीज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बोलो लिखना है कि नहीं लिखना। ये जो सोर्स है, सोर्स को किसी भी माध्यम से आप गर्म करके कैसे करके उसको रखना है, रखोगे तो उसके अंदर से एक चार्ज पार्टिकल निकलेगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पे प्लस का क्यू निकलेगा, आपको देखना है कि ये एसी है तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, मान लेते हैं, समझ रहे हो। ये माइनस बनाया, ये प्लस बनाया, यहां तक क्लियर हो रहा है। एक को प्लस और एक को माइनस आएगा, नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि जैसे ही चार्ज यहां रखेगा, क्योंकि अभी रेस्ट पे है, जैसे ही चार्ज प्लस क्यू वहां से सोर्स से निकला, इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग टुवर्ड D2। इट लिखते चले जाना भाई, स्टार्ट एक्सेलरेटिंग टुवर्ड D2। दिख रहा है, क्योंकि ये प्लस है और माइनस, ये हिस्सा क्या है, माइनस D2 वाला, तो D2 की तरफ एक्सेलरेट होगा। जैसे एक्सेलरेट होगा ये इधर भाग जाएगा। क्यों एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि ये चार्ज है, आपको पढ़ाया गया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं, चाहे रेस्ट पे मोशन हो, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स Q × E। तो इस पे एक फोर्स लगा और ये एक्सेलरेट हो गया, पढ़ाया था एक्सेलरेशन थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो एक्सेलरेट होके इसमें चला गया D2 में। अब इतनी बात क्लियर है। एज, तो यहां लिखोगे एज चार्ज पार्टिकल एंटर टू D2, जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करता है D2 पे, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स एंड इट मूव इन सर्कुलर पाथ, इट मूव इन सर्कुलर पाथ। जैसे ही ये एंटर करता है, तो आपको पता है ये क्या है, आउटवर्ड, बताया था भी, ये क्या है, आउटवर्ड। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो यानी कि ये आपका देखिए, ये समझिए कि ये हो गया बाहर की तरफ और ये एंगल गया चार्ज पार्टिकल ऐसे। तो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए क्या बताया था, F = मैग्नेटिक फील्ड QVB sin थीटा, sin 91, तो फोर्स लग जाएगा। और इसकी वजह से क्या घूमेगा, इस सर्कल में घूमेगा, ऐसे जाता जाता ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा, बाहर आया। जैसे ही ये बाहर आता है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट कर रखा है, ऑसिलेटर लगा रखा है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, तो यहां क्या यूज कर रखा है, ऑसिलेटर। क्या यूज कर रखा है, ऑसिलेटर भाई, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या कर रखा है, ऑसिलेटर होता है जो फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को चला सकता है, जनरेट करता है, उसको ऑसिलेटर कहते हैं। तो वह ऐसा कि हमने यहाँ पे ऑसिलेटर इसलिए अरेंज कर रखा है कि जैसे ये बाहर निकले, इसकी पोलरिटी बदल जाए। क्या कर रखा है,
बाद में सारी चीजें बताऊंगा, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे बाहर आएगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लास्ट में समझ में आ जाएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि आपको इसको इस तरह से एडजस्ट कर रखा है कि जैसे ये प्लस आएगा, बाहर आएगा चार्ज पार्टिकल, यहां पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा प्लस। एक चीज और, यहां जब आया तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था? तो आंसर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था होलो है। ये क्या है? ये डी है। ये कैसी है? होलो है। डी कैसी है भाई? ये होलो। और होलो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग याद आ गया होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही नहीं सकता इसके अंदर। तो डी के अंदर बोल लग सकता है कि डी क्या है? होलो है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं लग सकता डी के ऊपर। डी के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये कैसी है? होलो है। तो होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और इसकी वजह से यहां आ गया। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड, दोनों लग रहे हैं। देख लो अलग अलग कंडीशन पे, दोनों एक दूसरे पे क्रॉस पे 90 पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो दोनों 90 डिग्री पे भी हो गए। जैसे ये यहां आता है पोलैरिटी चेंज जाती है, ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस। बताओ चार्ज पार्टिकल किधर एक्सेलरेट होगा? इस डायरेक्शन में। आप समझ गए होंगे। जब ये इसके अंदर, अब क्या होता है, क्या लिखवा दिया? इट मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड कम आउट फ्रॉम डी टू में से बाहर आता है। एज डी2, एज चार्ज कम आउट, चार्ज पार्टिकल कम आउट, एज चार्ज पार्टिकल कम आउट फ्रॉम डी2, ये लिखते चले जाना आपको। एज ए चार्ज पार्टिकल कम आउट फ्रॉम डी2, इट्स पोलैरिटी चेंज, नाउ डी1 बिकम नेगेटिव एंड डी2 बिकम पॉजिटिव। ये बात लिख देना है। एज द चार्ज पार्टिकल कम आउट फ्रॉम द डी2, डी1 बिकम नेगेटिव एंड डी2 बिकम पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात? ये कहानी है, एक कहानी समझ के इनको याद करो, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए कहानी आपको मजे आ रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा, चार्ज पार्टिकल को जैसे प्लस को छोड़ा, पोलैरिटी की वजह से ये प्लस और ये माइनस किधर एक्सेलरेट करेगा? पॉजिटिव की तरफ, डी2 की तरफ। जैसे एक्सेलरेट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद, यानी कि एक्सेलरेशन खत्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सर्कल में घुमाएगा, इलेक्ट्रिक एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। जो इसकी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से आया और इसको घुमा देता है वापस। जैसे ये बाहर आता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर काम करता है और ये एक्सेलरेट होता है किधर? माइनस वाले की तरफ, क्योंकि प्लस है तो माइनस की तरफ एक्सेलरेट होगा, और ये इधर आ गया। दोबारा से उसकी वेलोसिटी पहले से बढ़ गई है भाई वेलोसिटी। यहां मान लो, आप ये मत सोचना कि जितनी वेलोसिटी यहां थी उतनी यहां आ गई, नहीं। अब देखो यहां वेलोसिटी थी 100, मान लो यहां पे 0 थी, यहां आया तो कितनी होगी? 100। तो 100 से ही चलता रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं, जो वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड कभी इफेक्ट नहीं करता। जितनी वेलोसिटी थी उतनी रहेगी, तो 100 ही रहेगी। यहां से आया तो कितनी वेलोसिटी से आया? 100, तो यहां तक कितनी रही? 100। लेकिन जब ये इधर की साइड में जाएगा तो इसकी हो गई 200, मान लेते हैं, डबल हो गई या 150 हो गई, मतलब बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोबारा से एक्सेलरेट हो रहा है ये, और एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, और ये फिर ऐसे करके अब ऐसे घूमेगा। नहीं तो इस सर्कल में घूमने लग जाता, ऐसे ही घूमने लग जाता, अगर एक्सेलरेट नहीं होता, इसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं। तो समझ रहे हो ना? तो ये जब ये यहां से आएगा तो इसकी पोलैरिटी दोबारा चेंज, ये प्लस और ये फिर माइनस। उसके बाद में ये दोबारा से यहां से एक्सेलरेट हो गई, यहां 200 हो गई थी तो मान लो यहां 300 हो गई, फिर ये ऐसे घूमेगा और फिर ये सर्कल में स्पाइरल से बनाएगा, हेलिकल जलेबी जैसी, फिर ये आएगा ऐसे और इस प्रकार से घूमता रहेगा। यहां हमने कहीं पे भी एक जगह खाली जगह छोड़ रखी है, मान लो यहां छोड़ रखी है, यहां हमने एक डिफ्लेक्टर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? डिफ्लेक्टर। जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल घूमता 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 डी के कॉर्नर पे आएगा, ये डिफ्लेक्टर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जिस भी टारगेट को आपको हिट करवाना है, मान लो ये टारगेट है, तो वहां हिट करवा देगा। यहां क्यों डिफ्लेक्टर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था? क्योंकि दूर था। लेकिन जैसे घूमता 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 कि तब बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार आ जाएगा ना, यहां पे इस बाउंड्री के पास। और चक्कर लगवाना है तो और लगवा लो, एक चक्कर और, ये लो। कभी सत्री अभी बाउंड्री के पार नहीं आया, ये लो पार आ गया, अब तो ठीक है। अब ये जैसे इस बाउंड्री के पास आएगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये टारगेट को हिट करवा लेगा, जो भी हमें रेडियो एक्टिव करवाना है, कुछ भी करवाना है। कुछ आया समझ में? तो पहले हमने क्या करा, एक सोर्स लिया और सोर्स को यहां रखा। जैसे ही सोर्स को यहां रखा, चार्ज पार्टिकल ये प्लस था और ये माइनस। शुरुआत में ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये एक्सेलरेट हो गया डी2 की तरफ। जैसे डी2 की तरफ एक्सेलरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो गया। ध्यान समझ रहे ना कहानी को? इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो गया, क्योंकि होलो था, होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता। जैसे इसमें घुरता है तो
परपेंडिकुलरली एंट्री मारता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये इस तरीके से, और ये इधर बाहर की साइड में, तो 90 डिग्री पे, तो F इजिकल टू क्यू भी साइन 91 हो जाएगा, और ये मूव करवा देगा सर्कल में। और यहां पे इसकी वेलोसिटी अफेक्ट नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करता। ये नोट डाउन कर लेना अच्छे साइड में कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी, मैग्नेटिक फील्ड नेवर अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। तो चार्ज पार्टिकल की कभी भी उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो जितनी वेलोसिटी से यहां गया था, 100 से गया था, तो मान लिया हमने 100 पे यहां आ गया। जैसे ये बाहर आता है, हमने ऑसिलेटर की हेल्प से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रखा था, ताकि जैसे ये चार्ज पार्टिकल बाहर आए, यानी कि हाफ साइकिल पूरा हो जाए, ये लगभग अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा सर्कल से बड़ा मान लो, तो सर्कल ही मान लेते हैं, तो सर्कल का हाफ, यानी कि जैसे ही हाफ सर्कल इसका कंप्लीट हो तो ये क्या कर जाए, बाहर आ जाए, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाए। जैसे ही ये बाहर आता है, यहां माइनस हो जाता है, ये प्लस। अब चार्ज पार्टिकल इधर एक्सेलरेट होता है, ये प्रोसेस कैरी ऑन रहती है। लास्ट में वो चार्ज पार्टिकल घूमता घूमता उसके अंदर इतनी वेलोसिटी आ चुकी होती है, देखो एक चक्कर में 100, फिर 200, 300, इस तरह करके बहुत सारी वेलोसिटी आ चुकी होती है। और फिर जब ये घूमता घूमता ऐसे घूमता घूमता बाहर के डिफ्लेक्ट, जो आखिरी रेंज में आता है, तो डिफ्लेक्टर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जिस टारगेट पे इसको हिट करवाना होता है, उस टारगेट को ये हिट करवा लेते हैं, अपना काम निकाल लेता है। ये काम था अपना साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। तो ये वर्किंग थी। अब हम वो जो टॉपिक हम बता रहे थे कि कितना टाइम पीरियड कैसे एडजस्ट करेंगे, अब उसके बारे में चलते हैं। हम क्या करेंगे वर्किंग थ्योरी के अंदर, फाइंड, अब इसमें क्या करेंगे देखिए, थ्योरी में लिख सकते हैं फाइंड स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, कि हमें निकालनी है कि स्पीड निकालनी है इसकी साइक्लोट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल का सेंटर हो गया, जो सर्कुलर पाथ है, तो इन डीज की पूरी फाइनल वाला जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो पूरे सर्कल में से घूम रहा होगा लास्ट तक, भाई यहां से लेकर यहां तक, तो ये यहां से लेकर यहां तक हमने क्या मान लिया, रेडियस आर, कैपिटल आर, पूरे लास्ट वाले जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा। वही तो हमें फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है कि बाहर वाले पार्टिकल, ये वेलोसिटी निकालनी है कि फाइनल वाली कितनी वेलोसिटी आएगी, तो हमें वही स्पीड निकालनी है। तो हमने क्या करा, पूरी डीज की जो रेडियस उसको क्या मान लिया, आर मान लिया। लिखेंगे रेडियस ऑफ डीज इक्वल टू में आर, और हमने आर रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था एम वी बाई क्यू बी, याद करिए। क्यू वी परपेंडिकुलर वाला लेते थे, वी कौन सा लेते थे, परपेंडिकुलर वाला, वी साइन थीटा वाला। तो ये रेडियस पड़ी थी, आर इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी। वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकाल लो भाई, वेलोसिटी हो जाएगा, ये ऊपर चला गया अपोन में क्यू बी आर बाई एम, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, सीधी सी है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। आप बोलोगे कहां से लाए, तो नहीं याद तो सुन लो फिर, क्यू वी बी साइन थीटा हो गया था, इजिकल टू में सेंट्रीपिटल फोर्स जब सर्कल में घूमेगा तो इसकी रेडियस को आर मान रखा है। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, आर निकालना हो तो एम वी बाई क्यू बी, या वेलोसिटी डायरेक्ट निकालनी है तो हो जाएगा क्यू बी बाई एम, और ये ऊपर चला गया आर। बोलो, करवा चुका हूं भाई मैं पहले, देखो पुरानी वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी है पुरानी वीडियो देखो। वेलोसिटी निकाल दी, और क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 एम बी का स्क्वायर। तो 1/2 एम ऐसे छोड़ दो, वेलोसिटी का क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन में एम का स्क्वायर, एम से एम कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आई, क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन में 2m। ये भी भाई नोट डाउन कर लेना कि काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा सर्कल में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी वो आपको पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है वो आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों चीजें आपने निकाल ली भाई, काइनेटिक एनर्जी निकाल दी और वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है बेटा। अब मैं निकालना चाहता हूं टाइम पीरियड, चलो यही निकाल देता हूं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने निकाला था, टी इजिकल टू क्या था भाई, याद होगा आप लोगों को फॉर्मूला 2πm बाई क्यू बी। पुरानी डेरिवेशन आ रही है सारी, आपने टाइम पीरियड निकाला था यहाँ से, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके, डिस्टेंस इजिकल टू में हो जाएगा, स्पीड इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और याद करिए निकाली थी हमने वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम निकाली थी टाइम पीरियड। आपको जिसको याद नहीं, पुरानी डेरिवेशन देख लो, सारी चीज़ वहीं से आ जाएंगी। टी इजिकल 2πm बाई क्यू बी, तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ। क्या निकल के आ गया, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो मैं आपको बोल रहा था ना फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सुनिए, न्यू इजिकल टू 1/t, तो न्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बी बाई 2m। अरे भाई साहब उल्टा कर दो, नहीं समझे भाई। टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकाली थी 2πm बाई क्यू बी, यही तो टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसका रिवर्स कर दो, क्यू बी बाई 2πm,
इसी का रिवर्स का तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड का रिवर्स ही तो होती है, तो ये निकाल लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB बाई 2πm। ठीक है, कर लिया भैया? तो आप उतार लो इनको, फटाफट उतारिए। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, स्पीड कर ली, कैलकुलेट कर ली, काइनेटिक एनर्जी कर ली, टाइम पीरियड कर लिया, फ्रीक्वेंसी कर लिया हमने। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कर ली है, नोट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके उतार लो एक बार। ठीक है, चलते हैं, उतार लिया होगा। तो बिल्कुल ये आपके समझ लो आज के 4-5 नंबर आपके कवर हो गए। हरियाणा बोर्ड में 5 नंबर, CBSE में 4 नंबर या 3 नंबर तो कंफर्म है। अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं भाई। क्या पढ़ते हैं? लिमिटेशन की कमियां क्या क्या है। पहली लिमिटेशन लिखिए, तो क्या बताया इसकी लिमिटेशन? पहले, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है सिर्फ उसी को एक्सेलरेट कर सकता है, तो न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इट कैन नॉट एक्सेलरेट लाइट पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है, और लाइट होने की वजह से वो बहुत जल्दी ही मूव कर जाएगा और बहुत जल्दी अपने क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। नहीं समझे कि हैवी पार्टिकल था तो आराम आराम से करेगा ये, लेकिन जैसे लाइट पार्टिकल होगी तो बहुत जल्दी एक्सेलरेट होगा। अब इसको समझाते हैं, देखिए समझिए। ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता है किसको? लाइट पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट आप करवाने की कोशिश करोगे बहुत जल्दी वो बाउंस बैक होकर इन्हीं से डी से टकरा के रह जाएगा। इस प्रकार से ये ढंग से अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करें बेसिकली थोड़ा सा, F इजिकल टू क्या होता है? Q इंटू ई, और हमने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है तो भाई F बाई एम, तो ये QE बाई एम, समझ रहे हो ना? F बाई एम और QE बाई एम। अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो जिसका मास कम हो गए, अब प्रोटॉन है, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत जल्दी वेलोसिटी को गेन कर लेगा और ये इनसे डीज से टकरा जाएगा, और जो काम करवाना होगा डिफ्लेक्टर के पास वो पहुंचेगा नहीं, डीज के पास पहुंच नहीं पाएगा, पहले डिफ्लेक्ट हो जाएगा दीवार से टकरा के डीज की। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। साइक्लोट्रॉन कोई समस्या रहे तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।